सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 13 नवंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे दिल्ली ब्लास्ट का सबसे नजदीकी सीसीटीवी आया सामने। सिग्नल ग्रीन होते ही हुआ धमाका, फिर जो हुआ वो रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा में मिली दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर। गजा जंगबंदी पर बड़ा खेल, ट्रंप ने इस्राएली सदर से की नेतन्याहू को माफी देने की अपील, इस्राएली लीडर हुए नाराज। गजा के लिए एक बड़ी अच्छी खबर, नहीं बनेगा अमेरिकी फौजी अड्डा। अमेरिका ने ईरान पर 32 नई पाबंदियां ठोकी, मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क पर निशाना। ईरान में पानी की मार, तेहरान को खाली कराने तक की नौबत। सीरिया का नेशनल म्यूजियम लूटा गया, हुकूमत ने ताला जड़ा, जांच शुरू। इराक इलेक्शन में अल सुडानी अलायंस सबसे आगे, नई हुकूमत की राह खुली। और सऊदी अरब बोला वर्ल्ड कप 2034 को दुनिया याद रखेगी। आखिर क्या है तैयारी? शुरुआत करते हैं इस शो की एक तस्वीर से जो कि बड़ी तस्वीर है। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने और अब इसका सबसे नजदीकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। जो आप देख रहे हैं, इसमें जो दिख रहा है उसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। वीडियो में लाल किला मेट्रो स्टेशन के रेड लाइट पर तकरीबन 20 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं। शाम 6:51 पर सिग्नल ग्रीन होता है, गाड़ियां हल्के हल्के आगे बढ़ती हैं और तभी एक रिक्शा के पीछे चल रही i20 कार में जबरदस्त धमाका हो जाता है। एक पल में आग की लपटें उठती हैं, पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। आसपास की कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं, बाइक सवार सड़क पर गिरते हैं, लोग गाड़ियों से निकलकर भागते हैं। मंजर ऐसा था मानो जंग का मैदान हो। एक बूम के बाद आप देख रहे हैं कि आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, गाड़ियों के चीथड़े एकदम ऊपर चेसिस हो गए। फिलहाल देश की मोदी सरकार ने अब इस हमले को आतंकी हमला मान लिया है। बुध की शाम को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बाकायदा एक प्रपोजल पास किया गया। सेंट्रल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश ने एक जघन्य आतंकी वारदात देखी है, इसे राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया। जांच एजेंसियों को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने इसे हमला माना है। यानी ये तो साफ है दोस्तों कि देश और राजधानी की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई है। अब सवाल यह है कि अपोजिशन में रहते हुए हर टेररिस्ट अटैक पर उस वक्त की सरकार और मिनिस्टर से इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी की अपनी सरकार से इस्तीफा देने आखिर कौन सामने आता है? या वो नैतिकता का पाठ, वो इस्तीफे की मांग सिर्फ कांग्रेस के लिए ही हुआ करती थी? बीजेपी में भी नैतिकता तो होगी। दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस को शक है कि लाल किले के पास हुए धमाके में एक और लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट कार भी शामिल थी। कल सुबह से ही इस कार की तलाश में पुलिस की 5 टीमें लगी रहीं और 10 घंटे की जांच के बाद ये कार कल रात हरियाणा के खंडावली गांव में लावारिस हालत में मिली। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं उस कार की, लाल कार की। ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है, वही नाम जो दिल्ली ब्लास्ट का मेन संदिग्ध बताया जा रहा है। इल्जाम है उस पर। कार की बारीकी से जांच की जा रही है। दिल्ली की सड़कों पर अब भी दहशत का साया है और सवाल वही है, क्या राजधानी फिर किसी बड़ी साजिश की जद में है? क्या वो महफूज है? और सवाल यह है कि सरकार इस हमले में अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कब लेगी, कब आखिर? अब चलते हैं मिडिल ईस्ट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग को एक खत लिखा है और वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को माफ़ी देने की अपील की है इसराइल के राष्ट्रपति से। ट्रंप ने नेतन्याहू पर लगे करप्शन के घपलों के इल्जामात को सियासी और बेबुनियाद करार दिया। ट्रंप के इस कदम पर इसराइल में सियासत तेज हो गई। इसराइल के सियासी लीडरों का कहना है कि ट्रंप इसराइली सियासत में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं हमारे यहाँ किस पर बेबुनियाद इल्जाम है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मुकदमे जारी हैं। ट्रंप की इस मुदाखलत से इसराइली लीडरशिप नाराज है। दरअसल ट्रंप गजा में हमेशा के लिए जंग बंदी चाहते हैं, एंड ऑफ वॉर चाहते हैं और नेतन्याहू कुछ चीज़ों पर राजी नहीं, टांग अड़ा रहा है। इसीलिए ट्रंप इसराइली प्राइम मिनिस्टर को मनाने के लिए, जंगबंदी पर रजामंदी करवाने के लिए, उसके बदले में उसको इन तमाम करप्शन केसेस से रिहाई दिलवाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों याद रहे कि पिछले महीने ट्रंप ने इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान
ये नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस खत्म करने की अपील की थी। खड़े होकर नेसेट में यही कहा था जो अब चिट्ठी लिखकर हर्जोग से कहा है। इस्राएली पार्लियामेंट नेसेट ने इब्तिदाई मंजूरी में एक ऐसा बिल अप्रूव्ड किया है जिसके तहत सेटलर्स को टैक्स में खास छूट दी जाएगी। ये वो सेटलर्स नाजायज जो फ़लस्तीनियों की ज़मीन बागात कब्जा कर वहाँ बसते हैं। इस बिल में कहा गया है कि ये टैक्स में छूट इसलिए दी जाएगी क्योंकि वो सिक्योरिटी थ्रेट वाले इलाकों में रहते हैं। अरे तो निकल जाओ बाहर। इस बिल के तहत एलिजिबल सेटलर्स को टैक्स में 25% की छूट मिलेगी और ये जो पैसा बचेगा उससे फिर वो क्या करेंगे? वही गुंडागर्दी जो आजकल वेस्ट बैंक में दिख रही है। गजा में हालात सुधरे नहीं हैं, ख़राब हैं। इसराइली वॉर प्लेन ने नॉर्थ गजा के इलाके बेत लाहिया पर 3 फ़िज़ाई हमले किए। इसी दौरान साउथ गजा के बुरेजी रिफ्यूजी कैंप के ईस्ट में इसराइली फ़ौज की फायरिंग की आवाज़ें कल शाम तक सुनाई देती रहीं, कल रात तक। इसराइल ने कहा कि उसने शुमाली गजा के में ज़िकिम क्रॉसिंग खोल दी है ताकि यूएन और दूसरे आलमी इदारे वहाँ इमदादी सामान, मदद का सामान पहुँचा सकें। वहीं गजा की सिविल डिफेंस ने ये बताया है कि उनकी टीम को वेस्टर्न गजा के शेख रदवान क्लिनिक के सहन से एक मास ग्रेव मिली है, यानी एक बहुत बड़ी कब्र मिली है जिससे 51 लाशें निकाली गई हैं। इतनी बड़ी खबर है। सिविल डिफेंस के मुताबिक ये लाशें अशिफा अस्पताल भेज दी गई हैं ताकि उनकी शनाख्त की जा सके। मकामी हुक्काम का कहना है कि अब भी 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी टीमों के पास मशीनरी और सामान की कमी है जिसकी वजह से लाशों को निकालने में बहुत परेशानी पेश आ रही है। वहीं गजा के बच्चों पर भी इस जंग के बहुत बुरे असरात पड़े हैं। वो खेलने की उम्र में खौफ, भूख और तबाही में जी रहे हैं। बहुत से बच्चों को अपने ख़ानदान का सहारा बनना पड़ रहा है। दूसरी तरफ इसराइली हुक्काम ने फ़लस्तीनी कैदियों के ख़ानदानों पर भी पाबंदियाँ लगा रखी हैं। लेकिन फिर उन 51 लाशों को याद कीजिए। उन्हें किसने मारा और किसने उस बड़ी सी कब्र में दबाया, सोचिए। ऐसी न जाने कितनी मास ग्रेव होंगी गजा में। क्या ये सब कुछ ऐसे ही कुछ हिटलर ने किया था अपने गैस कदों में, गैस चैम्बर्स में? सोचिएगा। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी 1-2 दिन से मैं इंडिया के कुछ इश्यूज़ पर वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली ब्लास्ट पर। उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे आए जिसने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर किया। कुछ लोगों ने ये कहा कि आपका वीडियो बहुत दिन बाद दिखाई दिया, तो क्या मिडिल ईस्ट, गजा और इसराइल पर ज़्यादा फोकस करने की वजह से मेरे वीडियो बहुत से लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या ये वजह है? बताइएगा आप लोग। फिलहाल गजा के लिए एक अच्छी खबर है, कोई अमेरिकी फौजी अड्डा नहीं बनेगा। जी, अमेरिकी हुकूमत ने उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि अमेरिका गजा बॉर्डर पर एक टेम्पररी फौजी अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन है कैरोलाइन लेविट। उन्होंने कहा ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ एक कागज़ के टुकड़े पर बेस्ड है, एक कागज़ के टुकड़े पर, ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और ये सब बकवास है और कुछ नहीं। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ना तो गजा में किसी बेस को लेकर दिलचस्पी रखता है और ना ही इस वक्त ऐसी किसी प्लानिंग में शामिल है। यानी साफ है कि गजा में अमेरिकी बेस की खबर महज अफवाह थी, या फिर दुनिया से जो रद्द अमल आया, नाराज़गी देखने को मिली अमेरिका को, उसके बाद यह कदम वापसी हुई है। अमेरिका लगातार ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहा है। अब ईरान पर ताज़ा पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को घेरने की कोशिश की है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट, या यूं कहिए कि उनका वित्त मंत्रालय, उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले 32 अफराद या 32 हस्तियों और कुछ कंपनीज पर नई पाबंदियां लगा दी हैं। इनमें ईरान, तुर्की, यूक्रेन समेत कई मुल्कों के लोग और कंपनियां शामिल हैं। तुर्की भी है सर। अमेरिका का कहना है कि ये नेटवर्क ईरान को हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी मुहैया कराता है। तुर्की से कौन करा रहा है ईरान को? और यही नेटवर्क अमेरिका के मुताबिक मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके अलाइड फोर्सेस के लिए ख़तरा बन चुका है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अपने बयान में कहा कि ईरान के ये प्रॉक्सी ग्रुप्स और सप्लाई चेन रीजनल सिक्योरिटी को अनस्टेबल कर रहे हैं और हम ऐसे तमाम नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे जो ईरान की मिलिट्री तैयारियों में मददगार हैं। दोस्तों, ये पाबंदियां ईरान पर ऐसे वक्त में आई हैं या ऐसे वक्त में लगाई गई हैं जब हाल ही में ये खबर आई थी
खुद अमेरिकी मीडिया के हवाले से कि ईरान का मिसाइल प्रोडक्शन 24 घंटे जारी है। यानी ईरान की मिसाइल जो कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां वो दनादन 24 घंटे कई शिफ्ट में मिसाइलें बना रहे हैं बिना रुके, और अगली जंग के लिए वो 2000 मिसाइलें एक साथ दागने की तैयारी में। और उस रिपोर्ट के बाद ये पाबंदियां लग गई। खबर पाकिस्तान से, जहां इस्लामाबाद में इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अली निगजाद ने ये कहा कि इसराइल सिर्फ ताकत की जुबान समझता है। अली निगजाद ने अमेरिका पर भी तनकीद की और कहा जो मुल्क तेल अवीव की हिमायत करता है और मुख्तलिफ जंगें भी करवाता है वो दुनिया में अमन कायम करने का दावा नहीं कर सकता। निगजाद ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान फ़लस्तीनियों के साथ मजबूती से खड़ा है। ईरान में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है, ख़ास तौर पर राजधानी तेहरान में, जहां हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आवाम को पानी की सप्लाई की जा सके। मुल्क पहले ही कई क्राइसिस से गुजर रहा है और अब पानी की कमी ने सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ दिया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया है कि अगर अगले महीने तक बारिश नहीं हुई तो तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करना पड़ेगी, यानी पानी की सप्लाई की लिमिट तय करनी पड़ेगी। सदर ने कहा कि अगर हालात बहुत ख़राब हो गए तो 10 मिलियन आबादी वाले शहर तेहरान को खाली भी कराना पड़ सकता है। ऐसी ही मिलती जुलती खबर 2-3 रोज़ पहले हमने आपको बताई थी। बार बार इस सिलसिले में ईरानी प्रेसिडेंट का बयान एक सा आ जाना ये बताता है कि ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान की हालत ख़राब है, तेहरान बहुत प्यासा है, पानी का क्राइसिस बहुत बड़ा है और इसीलिए हुकूमत बार बार बयान दे रही है कि ज़रा तैयार हो जाओ, पानी की कटिंग सप्लाई की शुरू होने वाली है। सीरिया की कैपिटल दमिश्क में नेशनल म्यूज़ियम से चोरी हो गई। चोरी के वाक़े के बाद म्यूज़ियम को वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक 2 दिन पहले चोरों ने म्यूज़ियम से कई तारीखी मुजस्समे चुरा लिए। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। याद रहे कि सीरिया में सिविल वॉर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कीमती और तारीखी निशानियों को हिफाजत के लिए इसी म्यूज़ियम में शिफ्ट किया गया था और अब यहीं चोरी हो गई, वो भी अलशरा के तौर में। इराक के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी के अलायंस ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन के 2 अफसरों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि शुरुआती काउंटिंग और रुझान के मुताबिक अल सुदानी का अलायंस पहले नंबर पर है, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार है। इराक में पार्लियामेंट की 329 सीटें हैं, लेकिन कोई भी पार्टी अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। इसलिए मुख्तलिफ जमातों को, मुख्तलिफ पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ गठजोड़ करके मैदान में उतरना होता है। ये इलेक्शन इराक के लिए एक अहम मोड़ समझा जा रहा है, जहां लोग अच्छी हुकूमत चाहते हैं जो मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जा सके। खबर सऊदी अरब से, जहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल ने कहा है कि ममलिकत 2034 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप को दुनिया का सबसे दिलचस्प और यादगार वर्ल्ड कप बनाने के लिए तैयार है। रियाद में हुए टूरिज़्म कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शहजादा अब्दुल अजीज़ ने कहा कि सऊदी अरब खेल, टूरिज़्म और इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर में तब्दीली लाना चाहता है और इसके लिए हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रिंस अब्दुल अजीज़ ने कहा कि वर्ल्ड कप की मेज़बानी का मकसद सिर्फ तमाशा या आलमी तवज्जो हासिल करना नहीं, बल्कि सऊदी आवाम और इकनॉमी के लिए शानदार काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।